बच्चों, आज एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। आज का हमारा विषय है हिंदी बी की कविता पर्वत प्रदेश में पावश का द्वितीय भाग। आइए देखते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कह रहा है। तो आइए सीधे सीधे हम कविता की पंक्तियों पर चलें। विशेष और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके संबंध में जो प्रसंग था, जो संदर्भ था, वो मैंने प्रथम भाग में आपको बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं कि कविता क्या है और उसकी पंक्तियाँ क्या है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इसके बाद जब कवि की दृष्टि पर्वत के वक्षस्थल पर गई, अर्थात पर्वत के मध्य भाग पर गई, तो देखा कि जो झरने ऊपर से नीचे की ओर झरझर की आवाज में गिर रहे थे, उन झरनों की आवाज को सुनकर के कवि क्या कल्पना करता है? कवि कल्पना करता है कि जो झरने झरझर करके नीचे की ओर बह रहे हैं, उन झरझर की आवाज से कवि को ऐसे मालूम पड़ता है मानो ये झरने गिरि अर्थात पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं, उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके कवि का मन, उसका अंतरंग, उसके नस नस में उत्तेजना भर जाती है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और इसके अतिरिक्त उन झरनों के नीचे उतरने से, झरने से, पत्थरों में टकराने से जो झाग उत्पन्न होते हैं, वह झाग कवि को मोती की लड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से कोई महिमा मंडित व्यक्ति अपने गले पर मोतियों का हार पहनता है और वह मोती की लड़ियों का हार उसकी गरिमा को बढ़ाता है, उसके गौरव को बढ़ाता है, उसी प्रकार से कवि को आभास होता है कि ये झाग जो मोती की लड़ियों के रूप में सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, वो इस गौरव के गरिमा का गुणगान कर रहे हैं, उसके गौरव को बढ़ा रहे हैं। इसके पश्चात कवि की दृष्टि जब ऊपरी हिस्से पर गई, पर्वत की चोटी पर गई, तो वहां पर देखा क्या? आइए कविता पर ध्यान दें। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि की दृष्टि जब ऊंचे स्थान पर गई, अर्थात पर्वत के सबसे ऊंचे चोटी पर गई, तो वहां पर देखा, क्या देखा? कि कुछ ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जिन्हें साल के वृक्ष का नाम दिया गया है, तो वह ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष उस पर्वत श्रेष्ठ के ऊंचे उस स्थान पर ऊपर उठ करके आसमान की ओर ताक रहे हैं, जिनके अंदर कवि को आभास होता है कि ये तरवर यानी ये वृक्ष श्रेष्ठ कुछ अपने अंदर ऊंची आकांक्षाओं को लिए हैं, जैसे यह कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इनकी कोई मंजिल है, इनका कोई इच्छित लक्ष्य है। ऐसी कुछ आकांक्षाओं से युक्त ये तरवर ऊपर उठे हुए हैं और ऊपर उठ करके उस आसमान की ओर कैसे झांक रहे हैं, जरा देखें।
हैं झांक रहे नीरव नभ पर। क्या कर रहे हैं? झांक रहे हैं, ताक रहे हैं, निहार रहे हैं। कहाँ? नीरव नभ पर, उस आसमान पर जिस आसमान में किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है। नीरव, बिना शब्द के, बिना आवाज के, अर्थात जो आसमान अत्यंत शांत था, उस सोने साने आसमान की ओर ये तरुवर श्रेष्ठ अर्थात ये श्रेष्ठ वृक्ष उस आसमान की ओर झांक रहे हैं। और कैसे झांक रहे हैं? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, यानी अनिमेष, बिना पलक मारे, अटल यानी बिना हिले डुले, और कुछ चिंता पर, यानी कुछ चिंता में मग्न हैं, चिंतित हैं। यानी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इतना चिंतित हैं कि ना तो ये पलक मार रहे हैं और ना तो ये हिलडुल रहे हैं। इनको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्से पर ये साल के वृक्ष कवि को दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारा आपका ये पार्ट 2 समाप्त हो रहा है। बच्चों, मैं बहुत जल्द ही आपके सामने पार्ट 3 के साथ इसी कविता का शेष भाग लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।